गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हमने एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक स्टार्ट की हुई है, पेपर 1, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका सेक्शन 1 कर रहे हैं बेटा हम। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी व्याख्या, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, उस क्वेश्चन के साथ कई बार ऐड होके आ जाता है बेटा कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताओ और उसकी उदारवादी व्याख्या करो और आलोचना करो। उदारवादी की जो उदारवादी विचारधारा है उसकी आलोचना भी बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो मैंने क्या किया है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो वीडियो 1 से एज इट इज़ उठाओगे। वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। उसके बाद आप इसको हेडिंग को साथ में डाल दोगे, ऐड कर दोगे, ताकि आपका 16 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके। अब इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया बेटा, अगर आप ऐसे हेडिंग बना बना के अपने आंसर को लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर बच्चे होते हैं ना पेज भरने की सोचेंगे कि हमें तो 6-7 पेज भरने हैं, उसमें नंबर नहीं आते। आपको बकायदा एक एक पॉइंट को हाईलाइट करना होता है ताकि टीचर को देखते ही पता चल जाए कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है। आइए हम समझते हैं कि इस राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी व्याख्या। उदारवादी एक विचारधारा है। पहले हम उस विचारधारा को समझेंगे कि उदारवाद क्या कहता है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज में न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी व्यक्ति की एक तो स्वतंत्रता का और उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए कैसी व्यवस्था लाना, समाज में न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। ये क्या कहलाती है बेटा, राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी विचारधारा। अगर मैं कहूँ कि जो उदारवादी विचारधारा है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, अब देखो उसका लक्ष्य क्या है, केंद्र क्या है, राज्य की भूमिका उसमें कैसी है, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा है, अब हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो उदारवादी विचारधारा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है बेटा, आप इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, आपको पता तो चल ही गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। सबसे पहला उसका लक्ष्य क्या है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और उसके अधिकारों की रक्षा हो। केंद्र बिंदु किसको रखा है उसने, ना ही समाज बोलता है वो, ना ही सरकार बोलता है, ना ही राज्य। इसकी सारी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति के बारे में ही सारी बात करती है उदारवादी विचारधारा। अभी कहता है कि राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए। उदारवादी विचारधारा कहती है कि बिल्कुल सीमित होनी चाहिए राज्य की भूमिका, क्योंकि अगर राज्य की भूमिका ज़्यादा होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे फर्क पड़ेगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, सिर्फ इतनी ही सीमित राज्य की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से विचारधारा क्या कहती है, वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करती है बेटा। ठीक है। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या है इसके अंदर, उदारवादी लोकतंत्र के अंदर, कि उदारवादी विचारधारा के अंदर, कि लोकतंत्र हो, लोगों का राज्य हो, चुनाव होने चाहिए और कानूनों का क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आगे आए तो मुख्य विचारक कौन कौन से होते हैं बेटा जो इस विचारधारा के हैं, वो जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, J.S. मिल आदि ऐसे विचारक हैं। आपने 2-3 का नाम लिख दिया और अगर आपको नहीं भी याद रहते तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। ठीक है। अगर अब लिमिटेड सी लाइन में मैं कहूँ कि उदारवादी विचारधारा क्या होती है, व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता, सभी को समान अवसर मिले आदि का समर्थक होती है। ये मतलब इनकी बातों को मानती है। ज़्यादा इसने किस पे किया है, केंद्र व्यक्ति पे ही तो किया है ना। तो उदारवादी विचारधारा क्या कहती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समान अधिकार। अब हम अन्य बिंदु क्या हैं, राजनीति की उदारवादी व्याख्या के अन्य बिंदु कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं बेटा। क्या है कि मानव उदारवाद का केंद्र बिंदु है। सबसे पहले कि मानव ही है उदारवाद का केंद्र बिंदु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जानते हैं हम, और मनुष्य का हित जो है वही समाज का हित होगा, वही समाज का एक हित है। राजनीतिक सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने का एक साधन है। क्या है ये सारे उदारवादी विचारधारा के बारे में केंद्र बिंदु, की किसको मानती है उदारवादी विचारधारा, ये सारी उसी के बारे में कहा गया है। अब सामाजिक विकास में प्रतियोगिता
की उपयोगिता है, कि समाज के विकास में प्रतियोगिता अच्छी है। ये कहता है उदारवादी विचारधारा की अच्छी है प्रतियोगिता, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतियोगिता आवश्यक है। प्रतियोगिता होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और राजनीतिक प्रतियोगिता जो होती है वो तो सर्वोत्तम शासन को जन्म देती है, ठीक है। और वैचारिक प्रतियोगिता समाज के हित में है। तो ये हर तरह की प्रतियोगिता का समर्थन करती है। कौन? उदारवादी विचारधारा। अब आगे क्या कहती है ये विचारधारा, कि व्यक्ति और समाज के हित में सामंजस्य आवश्यक है। सामंजस्य का मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि दोनों समाज और व्यक्ति के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अगर आगे बात करें तो वो कहती है ये विचारधारा कि राजनीतिक समाज में व्यवस्था तथा सामान्य हित उत्पन्न करने का माध्यम है। कि जो राजनीतिक समाज है ना, उसमें व्यवस्था और सामान्य हित जो है उसको उत्पन्न करने का माध्यम क्या है? उदारवादी विचारधारा। उदारवादी राज्य के कार्य सीमित हैं, अर्थात राज्य का कार्य केवल क्या है, अर्थात राज्य से पहले व्यक्ति आता है। क्या है इसके कार्य केवल? अब देखो यहाँ पे इसकी इस लाइन का अर्थ क्या है, कि इसमें राज्य से पहले कौन आता है? व्यक्ति आता है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें तो राज्य की व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि राज्य ना करे कोई भी हस्तक्षेप। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन का सिद्धांत होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी मेहनत से धन अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। इन सब बातों पर उदारवादी विचारधारा जोर देती है। अब जितना भी हमने ये पढ़ा है बेटा, अभी 2 पेज पढ़े हैं, ये तो बताता है कि उदारवादी विचारधारा क्या होती है, उसके केंद्र बिंदु क्या हैं। अब 19वीं शताब्दी में ना ये भी आया है कि बेटा ये बताओ, क्वेश्चन आया है कि इसकी आलोचना क्या है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इस विचारधारा के। आइए आगे वो पढ़ते हैं। आपके पास वर्ड आ सकता है या तो आलोचना आएगा, या फिर कहेंगे कि 19वीं शताब्दी में उदारवादी राजनीति का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से आपको अगर लाइन आ जाती है तो आप कैसे लिखोगे कि 19वीं शताब्दी में उदारवाद का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने उदारवाद की नींव रखी। कि उस टाइम पे क्या था बेटा, 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रकट हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकी स्वतंत्रता हुई, उसमें उदारवाद की नींव क्यों रखी गई। क्यों किया हुआ था उस टाइम कि उदारवादियों ने दास प्रथा पर प्रहार किया। उस टाइम पे क्या था बेटा, शोषण हो रहा था गरीब लोगों का बहुत, और जो श्रमिक वर्ग थे इनका भी शोषण हो रहा था। तो उदारवादियों ने क्या किया, दास प्रथा पर प्रहार किया, कि किसी को दास बनाना गलत है। और स्त्री और बच्चों की दशा में भी सुधार लाने का प्रयास किया इस विचारधारा ने। तो इन्होंने संसदीय संस्थाओं और वयस्क मताधिकार, इन्होंने क्या कहा कि मतों का अधिकार होना चाहिए और संसदीय संस्थाएं होनी चाहिए। तो इसके सिद्धांत का प्रचार किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि उदारवादी राज्यों ने क्या किया, फिर हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही सरकार को बुरी तरह से परास्त मतलब हरा दिया। कि उदारवादी विचारधारा की वजह से ही हिटलर के अत्याचार और मुसोलिनी के जो अत्याचार या तानाशाही थी, उनकी सरकारें थी, वो हार गई, लोगों को आज़ादी मिली वहाँ से। तो फिर भी ये इतना सब कुछ तो उदारवादी विचारधारा ने किया, लेकिन फिर भी उदारवाद में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। अब उन कमियों के बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलोचना आ जाती है। अभी पहले मैं रेड पेन से आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि हम किस किस हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, उदारवादियों ने व्यक्ति व समाज को अलग अलग देखा, ठीक है। उन्होंने व्यक्ति को अलग लिया और समाज को अलग। सामाजिक हित व्यक्तियों के हित का योग नहीं है, ऐसा बोला इन्होंने। उदारवादी देशों में न तो जनता का शासन और न ही सर्वोत्तम लोगों का। आर्थिक स्वतंत्रता शोषण को जन्म देती है, कि जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्रता पालें ना तो वो शोषण को जन्म देती है। पूंजीवादी राज्यों में विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती। और जैसे पूंजीवादी समर्थक है ना ये विचारधारा, लेकिन वो कहता है कि भाई इसमें तो स्वतंत्रता होती नहीं है पूंजीवाद में। पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है और समानता को महत्व नहीं देती। इन सारी बातों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा कि उदारवादियों ने व्यक्ति व समाज को अलग अलग देखा। इसके बारे में पढ़ेंगे कि उदारवादियों का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, कि
किंतु उदारवादियों ने व्यक्ति व समाज को अलग अलग देखा, जो कि गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि उदारवादियों द्वारा व्यक्ति तथा समाज के हितों को अलग अलग बताना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों से ही तो समाज बनता है। ये तो बात ही नहीं बनी कुछ भी कि व्यक्ति को अलग रख दिया और समाज को अलग रख दिया। अब इसके बारे में इसी की ही डिटेल आगे है। देखो, सामाजिक हित व्यक्तियों के हित का योग नहीं है। अब देखो, उदारवादियों का यह विचार कि सामाजिक हित जो है वो व्यक्तियों के हित का योग मात्र है, ठीक ही नहीं है। ये बात क्यों नहीं है ठीक? कि जब सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने हितों को विकसित किया जाएगा तो अपने आप ही यह समाज हित का विकास होगा। तो यह कहना सही नहीं है कि सारे अपने अपने हितों के बारे में सोचने लग जाएं तो समाज का हित होगा। ये तो बात ही सही नहीं है। अभी क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि व्यक्तियों के हित परस्पर विरोधी हो सकते हैं। अगर आप एक का हित, मान लो मेरा हित किसी और चीज़ में है, दूसरे का किसी और चीज़ में है, तो अगर सभी अपने अपने हितों की बात करने लग जाए तो समाज का हित कहाँ से आएगा? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, विरोध हो जाएगा आपस में। व्यक्तियों को अनियंत्रित स्वतंत्रता देने से केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सभी को असीमित, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, इतनी स्वतंत्रता दे दी जाए तो सभी अपने हित के बारे में सोचेंगे। और उसमें कौन जीत जाएगा? शक्तिशाली लोग। वो गरीबों का शोषण करेंगे और अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि उदारवादी देशों में न तो जनता का शासन है और न ही सर्वोत्तम लोगों का। यह विचार गलत है कि स्वतंत्र राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण सर्वोत्तम लोगों को सरकार बनाने का मौका मिलता है। वास्तव में क्या होता है कि लोकतंत्र सही अर्थों में न तो जनता का शासन है और न ही सर्वोत्तम लोगों का शासन है। क्यों? नंबर 1 पे देखो, क्योंकि आजकल क्या होता है, चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति चुना जाएगा वह वास्तव में जनता का प्रतिनिधि होगा और जनता की भलाई सोचेगा, कि ये जरूरी नहीं है। आजकल तो देखो क्या करते हैं, कितनी षड्यंत्र रच के लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। अब देखो अगला पॉइंट, चुनावों पर बहुत अधिक खर्च करके वोटों को खरीद लेते हैं। आपने देखा नहीं अपने आसपास, शराब की बोतलें बांट दी, वोट खरीद ली, पैसा बांट दिया, वोट खरीद लिया। शासन व्यवस्था पर राजनीतिक दलों का पूर्ण नियंत्रण होता है। शासन व्यवस्था पर जो राजनीतिक दल होते हैं ना, जो राजनेता होता है, इनका पूर्ण अधिकार होता है बेटा। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, आगे पॉइंट है अभी वो देखते हैं। आगे देखिए बेटा कि आर्थिक स्वतंत्रता शोषण को जन्म देती है। कि उदारवादियों का विचार है कि आर्थिक विकास के लिए खुली प्रतियोगिता आवश्यक है। ये ठीक नहीं है। मतलब जो इन्होंने बात कही उसको हमने क्या कहना है, ये ठीक नहीं है। खुली प्रतियोगिता के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, श्रमिकों और निर्धनों का शोषण किया गया। कि जब हमने इनके कहने से पूंजीवादी की है व्यवस्था तो उससे तो शोषण हुआ। किसका हुआ शोषण? श्रमिकों और निर्धनों का। अब अगर मैं बात करूं कि पूंजीवादी राज्यों में विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, तो उदारवादियों ने विचारों की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया। उदारवादियों ने महत्व दिया, किंतु वैचारिक स्वतंत्रता एक भ्रम है कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? कि प्रचार के जितने भी साधन हैं उन पे तो पूंजीपतियों का नियंत्रण है, अमीरों का नियंत्रण है, जिस कारण आम जनता को वही पता चलता है जो पूंजीपतियों के हित में होता है। अब न्यूज़ में जो चीज़ आएगी, जिन्होंने पैसा लगाया होगा वही आम लोगों तक पहुंचेगी ना बात। ठीक है बेटा। अगर अब बात करें, पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। देखो कैसे, कि उदारवादी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उदारवादी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दो, किंतु ये सही नहीं है। स्वतंत्रता का होना अच्छा है, किंतु पूर्ण स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति मनमानी करेंगे, जिससे समाज में अशांति फैल जाएगी। अगर मैं कहूँ कि समानता को महत्व नहीं देते, तो उदारवादी सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि उदारवादी विचारक स्वतंत्रता पर तो बल पूरा देते हैं लेकिन समानता पर बल नहीं देते, जबकि समानता के बिना तो स्वतंत्रता कायम ही नहीं हो सकती। स्वतंत्रता और समानता में घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना बेटा। अगर समानता होगी तभी तो व्यक्ति स्वतंत्र होगा। अतः स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब समानता का भी महत्व हो। आगे हम पढ़ते हैं बेटा इसका निष्कर्ष। देखिए कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक क्या हुआ, उदारवाद विश्व की लोकप्रिय विचारधारा रही है। किंतु आगे चलकर क्या हुआ बेटा कि उदारवादी राज्यों ने बहुत से साम्यवादी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, जो उनको ठीक लगे ना कि ये नहीं, हम तो साम्यवादी सिद्धांत अपनाएंगे, तो ये मिक्स हो गई चीजें। तो आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने उदारवाद का रूप ही बदल दिया। आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से ये अच्छी अच्छी चीजों को साथ में जोड़ते चले गए। यही कारण है कि आज उदारवाद एक प्रकार का धीरे धीरे क्या हो गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद में
बदलता जा रहा है। लोकतंत्र लोगों के तंत्र में बदलता जा रहा है और उदारवादी जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी एमए की बुक्स करा सकूं। थैंक यू सो मच।